अहंकार का विनाश, मन को झकझोर देने वाली कथा। जय श्री श्याम दोस्तों। एक छोटे से गांव में बलवंत नाम का आदमी रहता था। बलवंत बहुत अमीर था, लेकिन उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और उसके माता पिता भी चल बसे थे। वह अकेला ही सारी संपत्ति का मालिक था। उसने सारे गांव वालों को कर्जदार बनाया हुआ था। गांव वाले उसका ब्याज देते देते थक गए थे। बलवंत के घर में एक आदमी जिसका नाम हीरा था, वह सालों से काम करता आ रहा था। वह बलवंत से उम्र में बड़ा था और बलवंत भी बचपन से उसे अपने घर में काम करते हुए देखता आया था, इसीलिए उस पर बहुत भरोसा भी करता था। एक साल गांव में अकाल पड़ जाता है। किसी के पास ब्याज के पैसे देने के लिए धन नहीं होता। तब हीरा बलवंत से कहता है, छोटे सरकार, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। छोटे सरकार, इस साल गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा है। गांव में सभी बहुत परेशानी में हैं। किसी के पास ब्याज देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है, यहाँ तक कि उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। मेरी आपसे विनती है, छोटे सरकार, इस साल आप गांव वालों का ब्याज माफ़ कर दीजिए। उन्हें इस साल के लिए छुट्टी दे दीजिए। बलवंत को हीरा की बात सुनकर गुस्सा आया। ये तुम क्या कह रहे हो हीरा? बिल्कुल भी नहीं, मैं कतई ऐसा नहीं करूँगा। इन्हें तो मुझसे कर्जा लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? मैं किसी भी हालत में अपना ब्याज ना कम करूँगा और ना ही माफ़ करूँगा, चाहे ये भूखे क्यों ना मर जाए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम्हें उन लोगों की तरफदारी करने के लिए मैंने यहाँ नहीं रखा है। जाओ और सबसे ब्याज की रकम वसूल करके लाओ, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूँगा। ये सुनकर हीरा बहुत डर जाता है और निराश होकर घर चला जाता है। उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी मालती पूछती है, आप बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? हीरा ने कहा, मालती, तुम तो जानती हो इस साल कितना भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। इसका असर पूरे गांव पर हुआ है। मैंने छोटे सरकार से इस साल ब्याज ना लेने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अपना निर्णय बदलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे समझ नहीं आता छोटे सरकार इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं। उन्हें लोगों पर ज़रा भी दया नहीं आती। उन्होंने मुझे लोगों से ब्याज की रकम इकट्ठा करने को कहा है और अगर मैं नहीं कर पाया तो नौकरी से निकालने की धमकी दी है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मालती बोली, मुझे लगता है छोटे सरकार अकेले रहते हैं। उनके ना माँ बाप है और ना भाई बहन, इसीलिए उनका दिल कठोर है। उनके मन में दया की भावना है ही नहीं। अगर उनका कोई अपना होता तो शायद उनमें प्रेम और दया दोनों होती। लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। अगर उनकी शादी हो जाए तो शायद उनके मन में लोगों के प्रति दया आ सकती है। पर हाँ, शादी एक ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो स्वभाव से बहुत अच्छी और दयालु हो। अगर ऐसी लड़की उनसे शादी करेगी तो वह उन्हें बदल देगी। हीरा ने कहा, कहीं ना कहीं मालती, तुम सही कह रही हो। छोटे सरकार का कोई परिवार नहीं है, शायद इसी वजह से वह ऐसे हैं। लेकिन हम ऐसी लड़की कहाँ से लाएं? मालती बोली, आप गांव वालों के बीच जाइए और उनसे बात कीजिए। हमें अपने ही गांव की कोई लड़की चुननी होगी। वह गरीब घर की होगी, गांव वालों की समस्या समझेगी और उनके हित में निर्णय करेगी। लेकिन छोटे सरकार को पता नहीं चलना चाहिए कि लड़की गांव की है, नहीं तो वह शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। हीरा बोला, मालती, ये बहुत जोखिम भरा है। मालती ने कहा, कुछ नहीं होगा, ये हम गांव वालों की भलाई के लिए कर रहे हैं और पूरा गांव हमारा साथ देगा। हीरा मान जाता है और गांव वालों से बात करता है।
गांव वाले उम्मीद के साथ तैयार हो जाते हैं। गांव के एक गरीब कुम्हार की बेटी सुमन, जो बहुत खूबसूरत थी, उसकी शादी के लिए तैयार हो जाती है। हीरा उसे अपने घर लाकर कहता है, देखो सुमन, आज से तुम्हारा नाम रागिनी होगा। जब छोटे सरकार नाम पूछे तो रागिनी बताना, और जब पूछे कि कहाँ से आई हो तो बताना कि तुम 7 समुंदर पार रहती हो। तुम्हारे पिता बहुत अमीर है, उनके पास कई जहाज है। घूमने निकले थे, जहाज डूब गया और परिवार की मृत्यु हो गई। किसी तरह तुम बच गई और इस गांव में आ गई, समझी? सुमन बोली, जी मैं बिल्कुल वैसा ही कहूँगी जैसा आप कह रहे हैं। कुछ दिन बाद हीरा सुमन को लेकर बलवंत के पास जाता है। बलवंत उसे देखकर चकित रह जाता है। वह पूछता है, हीरा, ये लड़की कौन है? हीरा बोला, छोटे सरकार, ये लड़की बहुत मुसीबत में है, ये आपसे मदद मांगने आई है। बलवंत ने सुमन यानी रागिनी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो और कैसी मदद चाहिए? सुमन ने वही कहा जो सिखाया गया था। जी मेरा नाम रागिनी है। बलवंत बोला, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम यहीं रहो, हम तुम्हारे रिश्तेदारों का पता लगवाते हैं। जब तक पता नहीं चलता तुम हमारे घर में रह सकती हो। और इस तरह रागिनी यानी सुमन बलवंत की हवेली में रहने लगी। धीरे धीरे बलवंत उसे पसंद करने लगता है। फिर एक दिन हीरा ने बलवंत से कहा, छोटे सरकार, मुझे तो लगता है रागिनी के परिवार वाले शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह अब पूरी तरह से अनाथ है और अकेली हो गई है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप रागिनी से शादी कर लें। वैसे भी आपकी उम्र हो चली है, आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। और रागिनी का भी इस दुनिया में कोई नहीं है और वह हैसियत में भी आपके बराबरी की है। बलवंत बोला, हाँ हीरा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था। वैसे भी मुझे शादी तो करनी ही है, क्यों ना मैं रागिनी से ही शादी कर लूँ। रागिनी पूरा तरह से मेरी पत्नी बनने के लायक है, लेकिन क्या वह इस बात के लिए राजी होगी? हीरा ने कहा, छोटे सरकार, वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उन्हें राजी कर लूँगा। वैसे भी उनका तो इस दुनिया में कोई है भी तो नहीं, तो मुझे लगता है उन्हें कोई आपत्ति होगी भी नहीं, वह भी मान जाएंगी। ठीक है हीरा, तुम उससे बात करो। फिर हीरा थोड़ी देर बाद वापस बलवंत के पास आकर कहता है, छोटे सरकार, रागिनी जी की शादी के लिए एक शर्त है। अगर वह शर्त पूरी होती है तो ही वह शादी करने के लिए तैयार है, वरना नहीं। बलवंत ने पूछा, कैसी शर्त? हीरा ने कहा, वह तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, वह आपसे बात करना चाहती है। बलवंत बोला, ठीक है, हम उसके पास जाते हैं। फिर बलवंत रागिनी के पास गया और बोला, बोलो रागिनी, तुम्हारी क्या शर्त है? रागिनी ने कहा, मैंने गांव के लोगों से सुना है कि आप लोगों से सालों से ब्याज लेते आ रहे हैं और इस साल तो गांव में बहुत भयंकर विपदा आई हुई है। ऐसे में लोग ब्याज कैसे दे पाएंगे? ये गलत है, ये सरासर लोगों पर जुल्म है। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे कठिन समय में लोगों से ब्याज लेना चाहिए। मैं ऐसे कठोर दिल इंसान से शादी नहीं कर सकती। मेरे पिताजी बहुत अमीर थे, लेकिन हमेशा उन्होंने लोगों पर दया दिखाई है। शायद इसीलिए ईश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दे रखा था। मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरा होने वाला पति भी मेरे पिता की तरह दयावान हो, नेक दिल हो, और आप तो उससे बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए आपसे शादी करने के लिए मेरा मन नहीं मानता। अगर आप मेरी एक शर्त पूरी कर सकते हैं तो ही मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर बलवंत उलझन में पड़ जाता है,
लेकिन रागिनी की सुंदरता के आगे वह कमज़ोर पड़ जाता है। उसे किसी भी तरह रागिनी से शादी करनी होती है। इसीलिए न चाहते हुए भी वह रागिनी की शर्त मान लेता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। हीरा और सारा गांव बहुत खुश हो जाता है। दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन दूसरे गांव में एक महल जैसे घर का सौदा हो रहा था। बलवंत उसे खरीदने के लिए तैयार था। तभी एक बहुत बड़ा व्यापारी आकर बोला, ये महल तुम्हारे जैसे के पास नहीं, हमारे जैसे रईस के पास होना चाहिए। तुमने इस महल की बहुत कम कीमत लगाई है। हम इसकी दुगुनी कीमत देने के लिए तैयार है, लेकिन ये महल मेरा ही होना चाहिए। मैं तुम्हें कल के कल ही इसकी कीमत दे दूंगा। महल का मालिक राजकिशोर ये सुनकर बहुत खुश हो गया और दूसरे व्यापारी को वह महल देने के लिए तैयार हो गया। बलवंत का वहाँ बहुत अपमान होता है। वह ये अपमान सह नहीं पाता। गुस्से से वहाँ से चला जाता है और घर जाकर सोचता है, उस आदमी की वजह से मुझे सबके सामने जलील होना पड़ा। आज तक मेरे कभी ऐसे दिन नहीं आए। मेरे सामने मुँह खोलने की किसी की औकात नहीं थी। मेरे जितना रईस आदमी आसपास के कई गांव में नहीं था, लेकिन आज मेरे पास इतना धन नहीं है। ये सब रागिनी की शर्त की वजह से हुआ है। मैंने गांव वालों को ब्याज माफ़ कर दिया। आज मेरे पास पैसों की कमी है, वरना आज मेरे पास इतना धन होता कि वह महल में ही खरीदता। वह व्यापारी अपने आप को बहुत रईस समझता है ना, बहुत इतराता था कि उसके पास बहुत पैसे हैं। मैं भी देखता हूँ कि वह कल को महल कैसे खरीदता है। वह महल तो मैं ही खरीदूँगा। उसका घमंड न उतारा तो मेरा नाम भी बलवंत नहीं। गुस्से में वह अपने आदमियों को बुलाकर उस व्यापारी के घर में चोरी करने भेजता है। बलवंत के आदमी तिजोरी से बहुत सारा धन चुरा कर ले आते हैं। बलवंत ये देखकर खुश हो जाता है। अगले दिन व्यापारी तिजोरी खोलता है तो चौंक जाता है। वह रोते हुए राजकिशोर से कहता है, सेठ जी, मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरी ज़िंदगी भर की कमाई चली गई। मैं अब ये महल नहीं खरीद पाऊँगा। तभी बलवंत वहाँ आकर बोला, ये सब तो बहाने हैं। तुम्हारी हैसियत ही नहीं कि तुम ये महल खरीद सको। कल तो बहुत बातें बना रहे थे कि बहुत रईस हो। अब क्या हुआ? इसीलिए कहते हैं, इतना घमंड करना ठीक नहीं। ऊपर वाले की लाठी की आवाज़ नहीं आती, लेकिन बहुत ज़ोर की लगती है, जैसे तुम्हें लगी है। व्यापारी चुपचाप चला जाता है। कुछ दिनों बाद रागिनी को एक बेटी होती है। बलवंत खुश रहने लगता है। उधर एक आदमी व्यापारी से कहता है, सेठ जी, उस दिन मैंने बलवंत के लोगों को आपके घर जाते देखा था। मुझे लगता है चोरी उसी ने करवाई है। व्यापारी गुस्से से भर जाता है। वह अपने आदमियों को बलवंत पर नज़र रखने भेजता है। वे लोग गांव में सब्जी वाले बनकर घूमते हैं और धीरे धीरे सब जान लेते हैं कि रागिनी असल में सुमन नाम की कुम्हार की बेटी है। एक दिन जब बलवंत घर से बाहर होता है तो उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। वह उससे कहते हैं, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुम्हारा भविष्य संकट में है। तुम जल्द ही बर्बाद हो जाओगे। बलवंत घबरा जाता है। बाबा, किसने मेरे साथ धोखा किया? साधु बाबा बोले, तुम्हारे घर में जो लड़की है वही एक धोखा है। वह तुम्हारी पत्नी नहीं, एक कुम्हार की बेटी सुमन है। उसे तुम्हारे घर लाने वाला हीरा है। गांव वाले और हीरा सब मिलकर तुम्हारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। बलवंत के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह कुम्हार के घर पहुंचता है। कुम्हार डर जाता है और सारी सच्चाई उगल देता है। गुस्से में बलवंत घर पहुंचकर सुमन को बुलाता है। सुमन, इधर आओ। सुमन बोली, जी कहिए। बलवंत गरजकर बोला, मैंने तुम्हें सुमन कहा। तुम्हारा नाम सुमन है ना?
सुमन डरकर बोली, नहीं, मेरा नाम रागिनी है। बलवंत चिल्लाया, झूठ! तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। निकल जाओ मेरे घर से और अपनी बच्ची को भी ले जाओ, वरना तुम्हें और उसे मैं अभी मार डालूंगा। सुमन सदमे में घर छोड़कर चली जाती है। फिर हीरा आता है। बलवंत उस पर बरस पड़ता है। एहसान फरामोश, जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तूने एक भिखारी की बेटी को मेरे घर भेजा ताकि मेरी संपत्ति हड़प सके। हीरा रोता है, छोटे सरकार, मैंने ये सब आपकी दौलत के लिए नहीं किया। मैंने सब गांव वालों की भलाई के लिए किया था। आप इतने ब्याज लेते थे कि लोग तबाह हो रहे थे। मैंने सोचा शादी के बाद आपका दिल पिघल जाएगा। बलवंत बोला, बस निकल जा मेरे घर से, अब कभी मत दिखना। हीरा उदास होकर चला जाता है। कुछ देर बाद वही साधु बाबा फिर आते हैं। बलवंत बोला, बाबा आप? साधु ने कहा, हाँ बेटे, मैं जानता हूँ तुम दुख में हो, लेकिन चिंता मत करो। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की आएगी, बेहद भाग्यशाली। उसके आते ही तुम धन, वैभव और सुख से भर जाओगे। तुम उससे विवाह कर लेना। बलवंत उत्साहित होकर पूछता है, बाबा वह लड़की मुझे कहाँ मिलेगी? साधु बोले, कल सुबह होते ही तालाब पर जाना। वहाँ सर्वप्रथम तुम्हें जो लड़की दिखाई देगी वही तुम्हारी जीवन संगिनी बनेगी। तुम कुछ भी करना, लेकिन उस लड़की से शादी करना। उसके आते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बलवंत ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दूसरे दिन सुबह बलवंत तालाब पर जाता है तो उसे सचमुच एक लड़की दिखाई देती है। बलवंत उससे जाकर पूछता है, तुम कौन हो? कहाँ की रहने वाली हो? और तुम इतनी सुबह यहाँ? वो लड़की बोली, मैं एक अनाथ हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। बलवंत बोला, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। यहाँ ऐसे अकेले रहना ठीक बात नहीं है। तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो। वह लड़की बलवंत के साथ उसके घर आ जाती है। बलवंत बोला, तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तुम थोड़ा आराम कर लो। लड़की ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बलवंत अपने कमरे में जाकर सोचता है, अगर मैं इसे आज ही शादी की बात करूं तो अजीब लगेगा। एक काम करता हूं, थोड़े दिन इंतज़ार कर लेता हूं, उसके बाद ही शादी की बात करूंगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक रात वह लड़की बलवंत की तिजोरी का सारा धन लेकर आधी रात को वहाँ से भाग जाती है। तभी हीरा उस साधु बाबा और उस लड़की को भागते हुए देखता है। हीरा उनका पीछा करता है। वह साधु बाबा और लड़की उस व्यापारी के पास पहुंचकर कहते हैं, हमने आपका काम कर दिया है। आपका सारा धन अब आपके पास वापस आ चुका है। व्यापारी बहुत खुश होता है। शाबाश, तुम दोनों ने बढ़िया काम किया। अब उस बलवंत को अच्छा सबक मिला होगा। हीरा सारी बात समझ जाता है कि इन दोनों ने मिलकर बलवंत को फंसाया है। दूसरे दिन सुबह बलवंत पूरे घर में उस लड़की को ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। फिर उसकी नज़र तिजोरी पर पड़ती है। ये देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी वहाँ हीरा आकर बलवंत को सारी बातें बताता है। बलवंत ये सब सुनकर बहुत टूट जाता है। हीरा उसे समझाते हुए कहता है, छोटे सरकार, मैंने तो गांव वालों की भलाई के लिए ये सब किया था।
इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था और न ही सुमन का। अगर सुमन को पैसे चाहिए होते तो वह कब की ले जाती। उसे कई मौके मिले थे, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। उसने तो पूरी निष्ठा से आपकी पत्नी होने का धर्म निभाया। गांव वाले बहुत परेशानी में थे। इस अकाल में उनके घर में खाने तक को दाना नहीं था। वे आपका कर्ज कहाँ से लौटाते, और आप किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ऐसे में हम क्या करते? इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। बलवंत शांत होकर बोला, हीरा तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हीरा वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। अब बलवंत को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह खुद से कहता है, हीरा सही कह रहा था, मैं बहुत गलत था। मैंने लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं, कभी उन्हें समझा ही नहीं। मैंने सुमन के साथ भी बहुत गलत किया। अगर मैं उस दिन व्यापारी के घर चोरी न करवाता तो आज मेरे घर चोरी न होती। ये सब मेरी ही किए की सज़ा मुझे मिली है, इसीलिए आज मैं अकेला रह गया हूँ। बलवंत बहुत निराश रहने लगता है। फिर एक दिन वह सुमन को लेने उसके घर जाता है और उसके पिताजी से माफ़ी मांगता है। वह सुमन को अपने घर वापस लेकर आता है और हीरा को भी दोबारा नौकरी पर रख लेता है। पूरे गांव वालों के प्रति उसका नज़रिया और बर्ताव अब पूरी तरह बदल जाता है। वह गरीबों की मदद करने लगता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।